हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कर रहे थे और क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम चैप्टर 5 कर रहे थे अपनी ज्योग्राफी का, द अर्थ आवर हैबिटेट। क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे थे और चैप्टर 5 हम कर रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने चैप्टर में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया था, हमने मैप के बारे में पूरा एक ओवरव्यू लिया था और साथ ही साथ हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करा था। जो साथ हमारे कॉन्टिनेंट्स थे उसके साथ हमने जो था वो इसमें स्ट्रेट और इस्थमस को मैंने आपको समझाया था कि क्या चीज़ होती है स्ट्रेट और इस्थमस में। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोस्फीयर के साथ। हाइड्रोस्फीयर के बारे में हमने बताया था कि हाइड्रोस्फीयर यानी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो आइस हो, वाटर वेपर हो या वाटर की अपनी ओरिजिनल पोजीशन हो, वो सब हमारा जो भी इंक्लूड होता है वो सब हम जो है वो हाइड्रोस्फीयर में ही जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर से अपने टॉपिक को। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ये हमने अभी देखा कि हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है। हम दूर से अगर स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं तो हमें अर्थ जो है वो हमें नीला नीला नज़र आता है। तो अर्थ हमारा जो है वो ब्लू प्लैनेट है। और एक रीज़न इसलिए क्योंकि पानी भी हमें थोड़ा सा नीला नज़र आता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारा प्लैनेट जो है वो ब्लू अर्थ कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ लैंड। आप अंदाज़ा लगा लीजिए थोड़ा सा ये कि 71% जो है वो हमारी अर्थ पर जो है वो पानी पानी है और 29% सिर्फ ज़मीन है। और उस 29% ज़मीन पर हमारे आइलैंड हैं, हमारे साथ कॉन्टिनेंट हैं। और 71% पे हमारे सिर्फ और सिर्फ ओशियंस हैं। आर्कटिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, सॉरी सदर्न ओशियन, आपका अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये हमारे ओशियंस हैं सिर्फ और सिर्फ 71% पर। यानी कि पानी की संख्या 71% है, पानी का अमाउंट 71% है और ज़मीन का जो परसेंटेज है वो 29% है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो है वो कंसिस्ट होता है ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हमने डिस्कस करा था कि भाई ग्लेशियर्स में हो, आइस में हो और वाटर वेपर्स के रूप में हो, वो सब हम पानी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि रनिंग वाटर जो ओशियंस में है, यानी समुद्रों में जो पानी है वो भी हमारा इंक्लूड है हाइड्रोस्फीयर में। जो नदियाँ बह रही हैं, जो लेक झीलें बह रही हैं, जो आइस है ग्लेशियर्स में, जो आइस है वो भी एक तरीके से अगर वो पिघलने लग जाएगी तो वो भी एक पानी का रूप है, हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड हो जाएगा। अंडरग्राउंड पानी, ज़मीन के सतह के नीचे भी ये पानी है। आप बोरिंग कराते हैं तो वो आपका अंडरग्राउंड पानी वहाँ से मिल जाए, वो भी आपका हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मिल जाएंगे आपको, वो भी जब बारिश आती है तो वो भी एक तरीके से पानी मिलता है फॉर्म में हमें, वो भी पानी का फॉर्म होता है। ऑल कंप्राइजेज हाइड्रोस्फीयर से वो सब हाइड्रोस्फीयर को जो है वो कंप्राइज करता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस। अब देखिए 71% हमारे ज़मीन पे पानी तो पानी है, लेकिन 71% में से 91% जो पानी है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ओशियंस में पाया जाता है और वो काफ़ी हद तक जो होता है वो नमकीन पानी होता है फॉर ह्यूमन यूज़ एंड टू सॉल्टी फॉर द ह्यूमन यूज़। वो ह्यूमन यूज़ के लिए होता ही नहीं है। समुद्र का पानी आप पीने लायक नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते। ठीक है, तो अ लार्ज proportion of rest of the water is in the form of ice sheet, glaciers or the underground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है पॉइंट यहाँ पर समझने का। क्या है पॉइंट इंटरेस्टिंग समझने का? वो ये है कि देखो पहले तो हमारे इस अर्थ सरफेस पर 71% पानी है। उस 71% का 97% पानी जो है वो ओशियंस में पाया जाता है और वो सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है। उसके बाद जो 3% बचता है, उस 3% में आपका पानी जो है वो आइस शीट्स में है, यानी कि जो बर्फ़ की जो सतहें हैं बनी हुई, जैसे कि हमने अगर अंटार्कटिक जो बर्फ़ की शीटें हैं वो जब पिघलना शुरू कर देंगे तो वो आपकी जो है वो आइस शीट्स हैं। ग्लेशियर्स हैं, आपने आप बखूबी सुना टाइटैनिक जो टकराया था वो ग्लेशियर से टकराया था, तो वो ग्लेशियर्स यानी कि हिमखंड जिसे कहा जाता है जो पानी में पाया जाता है, वो ग्लेशियर भी जो है वो आपका 3% के अंदर आता, 3%, बाकी जो पानी आता है उसमें आता है 3%। अंडरग्राउंड पानी जो है वो भी आपका करीब करीब इसी में आता है, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं पानी वो। और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज होती है वो फ्रेश वाटर होता है जो ह्यूमन यूज़ के लिए होता है। तो यानी 3% वाला पानी जो है वो सिर्फ हमारे लिए पीने योग्य हो सकता है। अंडरग्राउंड पानी हम पी लेंगे, फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए हम उस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो 3% में ये समझ लीजिए आप दुनिया चल रही है। 3% के पानी पर ये पूरी हमारी आबादी चल रही है, वर्ल्ड की पूरी आबादी चल रही है 3% के पानी पर। डेस्पाइट ब्लू प्लेनेट होने के बाद भी हम पानी की शॉर्टेज में फील कर रहे हैं। ये तो बात आपको बखूबी पता है भैया कितना वेस्ट होता है पानी हमारा।
पानी वेस्ट होने के साथ साथ हमारा पानी पॉल्यूट भी होता है, एक अच्छे खासे लेवल पर पानी पॉल्यूट होता है। हम ज़मीन से पानी ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन और पानी जो है वो हम ज़मीन के अंदर रिफ़िल कम करते हैं, रिचार्ज हम कम करते हैं। ठीक है, ये बखूबी पता है हम लोगों को कि भाई किस तरीके से हम पानी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और इसके लिए तो हम सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए, पानी को हमें कंजर्व करना चाहिए, ताकि हमारे आने की वाली जनरेशन जो है वो पानी से वंचित ना रह जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई ओशियंस के बारे में, समुद्रों के बारे में बात कर लेते हैं। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है ओशियंस। हमने पढ़ा ना अभी कि 97% जो सिर्फ ओशियंस में आपका पानी इंक्लूडेड है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड हैं, सारे ओशियंस इंटरकनेक्टेड हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये सारे पानी से कनेक्टेड हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग, भाई ये मूव करते हैं, भाई अर्थ मूव कर रही है तो उसके ऊपर हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगी, तो ओशंस जो है वो हमारे मूविंग में है। 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट। पानी के मूवमेंट के लिए 3 जो हैं कहा जाए तो पानी के लिए जो है वो 3 चीफ मूवमेंट है ओशियंस के। पानी मतलब पानी जो ओशियंस का जो पानी है उनके मूवमेंट के लिए 3 रीजंस हो जाते हैं। एक तो वेव हो जाती हैं, लहरें, ठीक है, टाइड्स लगातार आते ही रहते हैं एक तरीके से, और ओशियन करंट। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओशियंस में जो है वो मूवमेंट आपको मिलेगी। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में फर्दर पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक है हमारा। 5 मेजर ओशियंस हमारे कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन हमने देखा, अटलांटिक ओशन भी देखा, इंडियन ओशन भी देखा, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये सब हमने 5.1 के मैप में देख लिए हैं। आप उसे दोबारा एक बार देखिएगा जाके, वैसे इसी में दिखा देता हूँ थोड़ा सा वीडियो आपको, फिर वरना पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये है पैसिफिक ओशियन, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ये है आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ये हमारे हो गए कितने? 5 ओशियन हमने देख लिए इस मैप में। इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज के हिसाब से वो अलग अलग मैटर करता है, बल्कि इन्होंने लिखा हुआ है पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक है, इंडियन ओशियन है, सदर्न ओशियन है, और उसके बाद फिर आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन पर है तो वहाँ पे पानी का सवाल इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो सबसे छोटा ओशन माना गया है। ये इन ऑर्डर में दे रखे हैं इनके साइज़ में। पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, स्प्रेड आउट होता है करीब 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर जितने भी ओशंस हैं ना उन सब में सबसे ज़्यादा एरिया जो घेरा हुआ है वो पैसिफिक ओशन ने घेरा हुआ है। और मारियाना ट्रेंच जो कि 11,022 मीटर की नीचाई पर डेप्थ में है, वो भी इसी पैसिफिक ओशन में है, जिसके बारे में हमने पीछे पहले पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया। लाइज करता है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशन जो है वो बेसिकली सर्कुलर इन शेप में है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये मैप जो है वो बिल्कुल आपका फ्लैट कर दिया गया है। जब आप इसे सराउंड करोगे, जब आप इसे जो है वो घुमा के देखोगे पूरे मैप को, जो है वो आप स्क्वायर की बॉडी में ले लो, स्क्वायर शेप में ले लोगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पोर्शन थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा एरिया इस तरीके से, कुछ गोल पोर्शन ये है और कुछ गोल पोर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये सर्कल फॉर्म में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पैसिफिक ओशन जो है वो हमारा सर्कुलर इन शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। एशिया ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड करे हुए हैं इसे। कौन सा? देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके बीच में ये पूरा का पूरा जितना भी हिस्सा आ रहा है ये सब का सब जो है वो आपका पैसिफिक ओशन में आता है। मैप में हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पैसिफिक, सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशन। ये कुछ ऐसे शेप में है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन देख लेते हैं भाई। अटलांटिक ओशन हमारा एस शेप में है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आया और यहाँ से घूम के ये एस शेप में है। ठीक है, देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ईस्ट में है, यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट में है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन इट्स ईस्टर्न साइड में, ये आप मैप में देख चुके, आइडेंटिफाई कर चुके। अटलांटिक की जो कोस्ट लाइन है इज़ हाईली इंटेंडेड। अटलांटिक की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी हद तक इंटेंडेड है। इंटेंडेड मतलब एक तरीके से संकरी सी है, बहुत ही उथली पुथली सी है, इर्रेगुलर सी है। ठीक है, ये है इंटेंडेड कोस्ट लाइन, इस तरीके की होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, इसमें कितनी सारी दरारें दिख रही हैं आपको,
बीच में गैपिंग कितनी सारी दिख रही है, ये एकदम बहुत ही हैफर्ड वे में बनी हुई है एक तरीके से कोस्ट लाइन। ये पूरी आप जो कोस्ट लाइन देख रहे हैं काफ़ी हैफर्ड वे में बनी हुई है, इसीलिए जो है वो ये इंटेंडेड कोस्ट लाइन है एटलांटिक की। ठीक है, आप अगर मैप में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये यूरोप है, इस यूरोप के पोर्शन से ये पूरा कितना हैफर्ड है, यहाँ पर बहुत ही तरीके से संग्रह टाइप का बना हुआ है, इसीलिए जो है वो ये आपकी इंटेंडेड कोस्ट लाइन मानी जाती है। दिस इर्रेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट। और इस इर्रेगुलर जो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है इसका अपना एक अपने आप में ही एक एडवांटेज है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक नेचुरल हार्बर्स बना लेते हैं, नेचुरल हार्बर्स बन जाते हैं और पोर्ट्स बन जाते हैं, बंदरगाह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना सडन प्रेशर नहीं होता, आप आसानी से जो है वो अपना कोई पोर्ट है, आपका कोई यार्ड है, वो कोई पोर्ट है, तो वो आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है इंटेंडेड कोस्ट लाइन होने की वजह से। व्यू पॉइंट ऑफ कॉमर्स, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड जो है वो इसी जगह से होता है। ठीक है, ज़्यादातर ओशियन जो ट्रेड होता है वो इसी जगह से होता है, इसलिए कॉमर्स का एक अच्छा रूट है, कमर्शियल वे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ से सारा बहुत अच्छी से ट्रेडिंग हो जाती है, और ज़्यादातर जो ट्रेड्स का आना जाना होता है वो इसी ओशियन से आता है। अगर आप देखें सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर रीजन है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, यूरोप से अगर कोई सामान जाएगा तो वो हो सकता है वो इस पूरे रूट को कवर करता हुआ जाए तो यहाँ पर इंडियन ओशन में पहुंचे। ठीक है, अगर नहीं भी जाता तो वो यहाँ से क्रॉस करके एक मेडिटेरेनियन सी से क्रॉस करता हुआ स्विस कैनाल पे होता हुआ रेड सी से, और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता हुआ फिर इंडियन ओशन में आ सकता है। ठीक है, अगर ट्रेड होनी है तो ट्रेड यहाँ से आप सीधे सीधे जो है वो नॉर्थ अमेरिका से, यहाँ से सीधे आप साउथ अमेरिका से कर सकते हो ट्रेड आसानी से। तो ये एक अच्छा रूट है और एक सेंट्रल रीजन है बेसिकली यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसलिए जो है वो अटलांटिक ओशियन बहुत ही बिजीएस्ट ओशियन कंसिडर करा जाता है। इंडियन ओशन जो है वो ओनली द ओशियन है नेम्ड आफ्टर द कंट्री इंडिया। इंडियन ओशन जो है वो इंडिया के नाम पे पड़ गया है भाई, इंडियन ओशन को जो है वो हम इंडिया कंट्री के नाम से जानने लगे हैं, इसलिए वो है इंडियन ओशन, क्योंकि ठीक उसके ऊपर जो है वो हमारा इंडियन कंट्री है, इसलिए हम उसे इंडियन ओशन कहने लग गए हैं। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इंडियन ओशन का शेप जो है वो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर है। कैसे ट्राइंगुलर है? एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंडियन ओशन स्टार्ट होता है श्रीलंका से नीचे, तो आप इस तरीके से देखेंगे ये ओशन यहाँ पर आया, इस तरीके से यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर सदर्न ओशन है, तो इसीलिए जो है वो ये कुछ हद तक इस तरीके से आप यहाँ भी जोड़ लेंगे तो ये आपका पूरा एक इंडियन ओशन कंसिडर करा गया है। इंडियन ओशन ट्राइंगुलर फॉर्म में जो है वो माना गया है। द शेप ऑफ दिस ट्राइंगुलर शेप। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द एशिया। नॉर्थ में जो है वो एशिया से ये बाउंड है। इन नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द एशिया। नॉर्थ में इसके एशिया कॉन्टिनेंट हमारा है। इन द वेस्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ईस्ट में जो है वो इसके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पड़ता है इंडियन ओशियन में। अब सदर्न ओशियन जो कि एंटार्क्टिका के से मिलता जुलता है, encircles the continent of the Antarctica and extend towards 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउथ ओशन जो है, सदर्न ओशन जो है वो एंटार्क्टिका को एनसार्कल करा हुआ है। किस तरीके से करा हुआ है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका एंटार्क्टिका है और यहाँ पर ये पूरा सदर्न ओशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये पूरा एनसार्कल करा हुआ है। आप देखेंगे तो एंटार्क्टिका के चारों तरफ जो है ये सदर्न ओशन ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो उसे एनसार्कल करा हुआ है, और इंसर्कल करने के साथ साथ जो है ये एक्सटेंड है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक आप नोटिस करो यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा इसे मैं इरेज करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको ये 60 डिग्री दिख रहा है आपको लैटिट्यूड, यहाँ से ये पूरा जो है वो ओशन जो है वो यहाँ तक पूरा घिरा पड़ा है, तो ये 60 डिग्री तक कवरिंग है इसकी सदर्न ओशन की। 60 डिग्री लैटिट्यूड तक इसकी कवरिंग है, वो उसी चीज़ की यहाँ पर बात करी गई है। आर्कटिक ओशियन जो है वो लोकेटेड है आपका आर्कटिक सर्किल में, यानी कि हमने देखा यूरोप का जो ऊपर का हिस्सा है, जो नदर्न पोर्शन है, यूरोप का जो नदर्न पोर्शन है वहाँ से वो पूरा आर्कटिक सर्किल कवर करता है, और वो सराउंड करता है नॉर्थ पोल को, चारों तरफ से घेर लेता है। कनेक्टेड है विद दी पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है। पैसिफिक ओशन के साथ कैसे कनेक्टेड है आप ये देखेंगे, ये आर्कटिक सर्किल है, ये जब घूमता हुआ ऐसे जाएगा तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये पैसिफिक ओशन से जुड़ जाता है आपका आके, तो आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। शैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रीट। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेट ऑफ शैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रीट। बैरिंग स्ट्रीट कही जाती है इस एरिया को, यहाँ पर जो इतना एरिया है ऊपर का यहाँ पर, ये उसका बैरिंग स्ट्रीट कहा जाता है बेसिकली। बैरिंग स्ट्रेट हमने अभी स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था ना
स्ट्रेट के दो वाटर बॉडीज के साथ जो कनेक्टेड करता है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक पतली सी स्ट्रिप पानी की, वो स्ट्रेट कहलाती है। तो वो उस स्ट्रेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ पर जो है वो उसे कनेक्ट करती है। जब आर्कटिक सर्किल यहाँ पर कहीं किसी चीज़ से मिलता है, पैसिफिक ओशन से जब मिलता है आके, तो यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है। वो इसमें नहीं दिखेगी, इसमें प्रॉपर तरीके से मैप में दिखेगी नहीं, क्योंकि ये फ्लैटन मैप है एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर इतना क्लियर नहीं होगा। आप इसको बाकायदा आप जब गूगल मैप खोलेंगे तो आप गूगल मैप में अर्थ को रोटेट करिएगा, वहाँ पे आपको बेरिंग स्ट्रेट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इट इज़ बाउंड बाय द नदर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से जो है वो बाउंड है। नॉर्थ अमेरिका ये रहा, और यूरेशिया आपका जो पोस्ट रहा ये एरिया, तो यहाँ से जो है वो इसके ये कुछ सराउंडेड है आर्कटिक ओशन आपका। ठीक है, आगे हम देख लेंगे भाई आगे क्या चीज़ दे रखी है। अब आगे हमारा दे रखा है दूसरा एलिमेंट है हमारा एटमॉस्फेयर। दूसरा एलिमेंट जो है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। इसको देख लेते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो हमारी सराउंडेड है चारों तरफ एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो हमारी तरह हमको जो अर्थ को जो है वो चारों तरफ से जो है वो गैसियस एक लेयर जो है वो घेरे हुए है, जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। एक बहुत ही पतली सी ब्लैंकेट ऑफ एयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है हवा की। वो एक इंटीग्रल है और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका अपना खुद का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें प्रोवाइड करती है एक एयर, हवा प्रोवाइड करती है जो हम जिसमें हम ब्रीथ करते हैं। हमें प्रोटेक्ट करती है जो सनरेज की जो सनरेज के मतलब हार्मफुल रेज जो आती हैं सन्स की, जो हमारे लिए सही नहीं, जैसे हम यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं, उनसे ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सटेंड करती है अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, नहीं ज़मीनी स्तर से आप 1600 किलोमीटर जाएंगे तो आपको जो है वो एटमॉस्फेयर पूरा वो एटमॉस्फेयर से ही कवर है सारा का सारा। चारों तरफ से आप 1600 किलोमीटर अगर जाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको मैप में बना के दिखाता हूँ। यानी कि ये आपका है अर्थ, ये है सपोज आपका अर्थ, और अर्थ से आप 1600 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये 1600 किलोमीटर है, चारों तरफ से 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये सब जो है वो 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा जो है ये पूरी की पूरी गैसियस फॉर्म में है। यानी कि ये पूरा हमारा कहलाता है एटमॉस्फेयर। ये पूरा हमारा कहलाता है एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। इस लेयर को 1600 किलोमीटर की लेयर को जो है वो हमने 5 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, उनके अपने अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। जैसा जिसके कंपोजिशन है, जैसा जिसका टेम्परेचर है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने उसको उसके हिसाब से 5 लेयर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। दीज लेयर जो है वो स्टार्ट होती हैं अर्थ की सरफेस से, जिसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। अर्थ की सरफेस से यानी कि लिथोस्फेयर से जो लेयर स्टार्ट होती है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली लेयर पड़ेगी हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद जो पड़ेगी लेयर वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और फिर उसके बाद पड़ेगी हमारी फाइनल लेयर एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर में हमने डिवाइड कर दिया है 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस को। एटमॉस्फेयर जो है वो कंपोज करता है मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन की है और ऑक्सीजन की कितनी है, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जिससे जो है वो 99% जो है वो क्लीन और साफ़ सुथरी हमें ड्राई एयर मिलती है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21%। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो ये 99% है। तो 99% पे जो कब्जा है, गैस पर जो कब्जा है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, और बाकी 1% जो है वो बाकी दूसरी गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और जो दूसरी अदर गैसेज हैं वो 1% के साथ ही कंप्राइज करती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जो है वो सिर्फ 1% है। ऑक्सीजन जो है वो इस ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि 21% में इंसानी जीवन है और 78% में जो है वो प्लांट का जीवन है एक तरीके से कहा जाए तो। यानी कि क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो चाहिए होती है किसको, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो नाइट्रोजन चाहिए होती है। जैसे कि प्लांट हमारे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। वो मिलती कहाँ से, इनको ज़मीन की सरफेस से मिलती है, अर्थ सरफेस से मिलती है, मिट्टी से मिलती है नाइट्रोजन, तभी तो वो ग्रो करते हैं। और 21% जो होती है वो ह्यूमन को ऑक्सीजन चाहिए। ये तो बखूबी आपको पता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम लोग तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। ऊपर से हम प्लांट्स को काट रहे हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उन तक ना पहुंच जाए। तो हम अपने पास से जो भी वेस्ट निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन हम जो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट कर रहे हैं, उसको लेने वाला कोई नहीं है मौजूदा दौर में। अगर देखा जाए कि जिस तरीके से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम एफॉरेस्टेशन की तरफ जो है वो फोकस नहीं कर रहे हैं।
एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैसेज आ गया था तो मैंने बीच में दे दिया आपको, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में मौजूद होती है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है एब्जॉर्व करने में, हीट एब्जॉर्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, रेडिएटेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होती है और इज इंपॉर्टेंट होती है एब्जॉर्व, हीट को एब्जॉर्व करने के लिए, जो कि अर्थ रेडिएटेड बाय द अर्थ से जो हीटिंग निकलती है उसको एब्जॉर्व करने में हेल्पफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिससे कि थोड़ा सा हमारा प्लैनेट जो होता है वो वार्म हो जाता है और हमारा टेम्परेचर और बढ़ता चला जा रहा है और वार्मिंग होती चली जा रही है हमारी अर्थ की। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एली प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन हाँ रिवर्स है, उल्टी यहाँ पर हम लोग कहानी जो कर रहे हैं वो यही उल्टी कर रहे हैं कहानी, कि हम तो पेड़ काट देते हैं ताकि पेड़ों को हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ना मिल पाए, और उनसे जो ऑक्सीजन मिलती है वो तो हम लेने को रहे, लेने से लेने से महरूम रह जाएंगे। तो ये चीज़ कहा गया कि वो एसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी करती है वो वेरीज करती है हाइट पर, यानी कि जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाएंगे, यानी कि हम सपोज 1 किलोमीटर गए, फिर हम 2 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए, उसके बाद हम 150 और 200 किलोमीटर पे गए, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है वो वेरी कर जाती है। यानी नीचे, यानी कि सरफेस से हम जब स्टार्ट करेंगे तो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कुछ और होगी, और जब हम 1600 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे तो डेंसिटी कुछ और होगी। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होती है वो सी लेवल पर ज़्यादा होती है, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम हाइट को अचीव करते हैं तो ये रैपिडली धीरे गिर जाती, मतलब डिक्रीज हो जाती है। एक तरीके से क्या देखा जाए, हम अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जब आप पानी के नीचे जितना जाओगे तो पानी के नीचे जितना आप जाओगे उतना ही आपके ऊपर पानी का दबाव बढ़ेगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम ज़मीन पर जब रहते हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव हमारे ऊपर कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो होता है, जो क्लाइंबर्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यू टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। कहा जाता है एयर पतली हो जाती है, एयर इतनी पतली हो जाती है कि वहाँ पर ब्रीदिंग करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं होता है। इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ने वाले कोई इंसान होगा, वो आप देखोगे वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। आप जो पैराग्लाइडर्स होते हैं, या जो आप देखोगे जब प्लेन से जब वो कोई कूदते हैं, एक अच्छी खासी एक बहुत बेहतरीन हाइट से जब वो कूदते हैं तो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ताकि एक लेवल पर जा रहे हैं और जब वो अर्थ सरफेस में आए तो उनके ऊपर एक दबाव बैलेंस हो जाए एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए आप जब 8,848 किलोमीटर की हाइट पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। और एटमॉस्फेयर तो हमारा 1600 किलोमीटर तक है, 1600 किलोमीटर तक है, और हमारा माउंट एवरेस्ट कितना हाइट पर है, वो 8.9 किलोमीटर की हाइट पर है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हो भैया, जब हम 8.9 किलोमीटर पर हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब हम 1600 किलोमीटर पर जाएंगे तब क्या हाल होगा हमारा, ठीक है। तो दे हैव टू कैरी विद दैम द सिलेंडर्स टू बी एबल ब्रीथ एट द हाई एल्टीट्यूड। मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर पर भी असर पड़ जाता है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। हम जितना ज़मीन पर रहेंगे टेम्परेचर उतना हमारे लिए जो है वो गर्मी का होगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन द सेंस मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है। The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas experience low pressure. यानी कि जब एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है, जब वो दबाव बनाता है ना एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर, तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यानी किसी जगह पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, किसी दूसरी जगह पर कोई और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कहीं पर एक्सपीरियंस हम करेंगे हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, किसी पर हम जो है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो जियोइड शेप में है और अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर हमें प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर हमें जो है वो हाई एल्टीट्यूड मिल जाएंगे जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कहीं पर हमें जो है वो पठार मिल जाएंगे। तो हमारा जो लैंड सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, इसलिए प्रेशर वेरी कर जाता है जगह से जगह पर। एयर मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, यानी एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। मूविंग एयर इज़ नोन एज अ विंड, यानी कि जो हवा चलती है, जब हवा का जो मूवमेंट होता है तो वो कहलाता है हमारा हवा, यानी कि एयर कहलाया जाता है। उसे हम विंड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विंड कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ लाइफ जो कि बायोस्फीयर है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी 3 चीज़ें हमारी एक साथ मिल जाती हैं वो हमारा कहलाता है बायोस्फीयर, यानी कि लैंड, वाटर और एयर।
जहाँ पर भी हमें तीनों जगह पर मिल जाती हैं वो हमारा कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट दैट इज़ यूनिक टू द प्लैनेट एग्जिस्ट्स। यानी कि बायोस्फीयर एक नैरो जोन है ऑफ कांटेक्ट रहता है बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर का कांटेक्ट जहाँ पर तीनों पर होगा वो बायोस्फीयर होगी। ये वो जोन होता है दैट लाइफ इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि ये वो जोन होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि एक हमारे प्लेनेट का एक यूनिक फीचर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये इमेज दे रखी है, एक बायोस्फीयर की इमेज है। यहाँ पर पानी भी आपको मिल रहा है यानी कि हाइड्रोस्फीयर मिल रहा है, एक लिथोस्फीयर मिल रहा है यानी कि आपको ज़मीन मिल रही है जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर रॉक से बनी हुई थिन लेयर ऑफ सॉइल से बनी हुई लिथोस्फीयर हो गया। और एटमॉस्फेयर यानी कि जो आपके एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट गैसियस हैं किसी भी फॉर्म में, वो यहाँ पर ये तीनों हमें मिल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इमेज दिखा रहा है ये बायोस्फीयर की एक इमेज है। देयर आर several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to a huge mammals। यानी कि जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, वेरी करती हैं साइज के हिसाब से, यानी कि छोटे से छोटे माइक्रोब से लेके बैक्टीरिया से लेके एक ह्यूज मैमल्स तक। ठीक है, बैक्टीरिया क्या मतलब, एक तरीके से आप एक अमीबा जानते हैं, अमीबा। ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ही आपको नहीं दिखेगा, आपको विजिबल नहीं होगा, जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो आपको तब दिख जाएगा। ठीक है, तो वो एक छोटा सा माइक्रोब और बैक्टीरिया अमीबा, और वहाँ से लेकर हमारे जो मैमथ टाइप के रहेंगे यानी कि ह्यूज जो एनिमल्स रहेंगे, हम कहें तो मैमल्स में आपके ब्लू व्हेल हो जाएगी। ठीक है, और लार्ज एनिमल्स में आपका एलिफेंट भी कंसिडर करा जाएगा। तो उस अमीबा से लेके एलिफेंट और ब्लू व्हेल तक आपको जो भी आपको जानवर मिल रहे हैं, जो मैमल्स मिल रहे हैं, वहाँ तक हमारा स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये फैला हुआ है। इस चीज़ की बात यहाँ पर कही गई है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लूडेड हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंक्लूड करते हैं ह्यूमंस, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड करे हुए हैं एंड टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल, बायोस्फीयर का सर्वाइवल के लिए। यानी कि कहने का मतलब यानी यहाँ पर ये है कि ह्यूमंस को भी लैंड एयर वाटर चाहिए होती है, और जो भी हमारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी जो है वो लैंड एयर और वाटर चाहिए होती है। उनका कोई अपना अपना खुद का एक लैंड एयर वाटर उनका अपना होगा, तो वो बायोस्फीयर का पार्ट सभी इंक्लूड करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल से हों, किसी भी माइक्रोब बैक्टीरिया या कोई भी बड़े से बड़ा जानवर ही क्यों ना हो, वो सब इंक्लूड करते हैं बायोस्फीयर से ही, उनको चाहिए ही होती है लैंड एयर वाटर। ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। यानी बायोस्फीयर में अब डिवाइड कर दिया है ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में, यानी कि जो पौधों से जुड़े हुए होंगे, और फिर वो एनिमल किंगडम से जुड़े हुए होंगे। तो इसको जो है वो डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। तीन डोमेन, द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। जो तीन डोमेन हमने देखे, तीन डोमेन कौन से हमने देखे थे भाई, लैंड एयर वाटर हमने डोमेन देखे थे, अर्थ के हमने तीन डोमेन देखे थे। तो वो तीन डोमेन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, लैंड एयर वाटर का आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जंगल काट रहे हैं, ज़मीनों का सफाया कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या होगा, फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। अब जब हम पेड़ काट देंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मिट्टी की जो ढलानें हो जाएंगी ना वो हल्की हो जाएंगी। यानी इससे जो स्लोप पे जो मिट्टी होती है, जो ढलान होती है, जो इंक्लाइंड होती है, ढलान है, ढलान पे जो मिट्टी है, वो मिट्टी की ग्रिप खत्म हो जाएगी जब हम पेड़ काट देंगे, क्योंकि पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ रखती हैं। जब पेड़ कट जाएगा तो वो ग्रिप जो होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो स्लोप की जो मिट्टी होगी वो अचानक से नीचे कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से अक्सर जो होते हैं वो लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स अकर कर जाते हैं। तो किसी एक चीज़ का एक्शन दूसरी चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं हद तक अफेक्ट करता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। तो अर्थ का जो सरफेस है वो भी जो होता है वो कभी कभार जो है वो चेंज हो जाता है जब अर्थ को मतलब कोई भी कैलामिटीज़ होती है, किसी भी तरह की कोई कैलामिटी होती है तो वो उससे जो होता है उसके सरफेस पर कहीं ना कहीं कोई चेंजेस ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। सपोज अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक से आपको कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे की जो प्लेट्स हैं उनमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, और ये परिवर्तन जो चेंजेस है ना ये कोई इंस्टेंट नहीं है, इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ऐसे प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। मैंने अक्सर एक वीडियो देखी थी जिसमें जो है वो एक
पत्थर को दिखाया गया था। तो उस पत्थर के ऊपर ड्रिप ड्रिप बाय ड्रिप करके एक पानी की बूंदें गिराई जा रही थी, और उसको इस तरीके से दिखाया गया था कि अगर ऐसे ही ये बूंदें करीब 6000 साल या 5000 साल तक गिरें तो पेड़, वो जो पत्थर है उसका शेप कैसा हो जाएगा, वो पत्थर कटने लगेगा। तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, ज़मीन धंस जाती है कहीं ना कहीं पर। जैसे अभी हम बात करें तो जोशीमठ में ये कहा गया है कि अभी 12 दिनों में जो है वो 5.4 सेंटीमीटर अराउंड जो है वो ज़मीन खिसकती गई है, ज़मीन धंसती गई है, सबमर्जेंस हो गया उनकी, एकदम धंस गई है अंदर को वो ज़मीन। तो ये चीज़ें आती हैं ऑब्जर्वेशन में बहुत टाइम पीरियड के पहले, जो कभी एक्शन हुआ होगा तो उसके कुछ रिएक्शन बाद में मिलते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर जिसमें लग जाता है टाइम। एज हैपन्ड इन द केस ऑफ द सुनामी रिसेंटली, सुनामी के केस में भी आपने देखा होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वो भी कभी कभार धंस गए थे पानी में, अंडर वाटर में जाके सबमर्ज हो गए थे अंडमान निकोबार के आइलैंड, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। ये हम बखूबी जानते हैं भाई किस तरीके से पानी को पॉल्यूट हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं वो अपना सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो रिवर्स में और लेक्स में डालती हैं, जिसकी वजह से जो है वो नदियाँ और झीलें जो है वो प्रदूषित हो रही हैं और पानी पीने लायक नहीं रह पा रहा है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, क्योंकि रिवर और लेक्स में जो है वह पूरा एक जो है एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक सिस्टम जो है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जो पानी में सर्वाइव करते हैं उनके थ्रू जो है वो फिश अपना सर्वाइवल करती हैं उनको खा के। तो जब पानी ही साफ़ नहीं रहेगा तो उनके अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो पनप ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनको फिश को खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एक तरीके से पूरा जो एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो इमिशंस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट जो हैं, व्हीकल हैं और पोल्यूशन जो हो रहा है एयर में, ये सब हमारा एक कारण है। हम अपने एनवायरनमेंट को जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द एयर का। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती चली जाएगी तो एक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब एक टेम्परेचर हमारा हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी की वजह से आपको पता ही है भाई हमें गर्मी एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं है, एक हद से ज़्यादा जो है वो गर्मी हमें बर्दाश्त ही नहीं है। तो आपको बखूबी पता है कि भाई कैसा हम पर असर पड़ेगा उस चीज़ का, और आने वाली जनरेशन का। हम तो शायद ना ही रहें तब तक, हमें जब देखना पड़े वैसा वाला टाइम पीरियड गर्मी वाला। बट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। मैंने बताया कि जब से जैसे CO2 बढ़ती जाएगी अमाउंट में, वैसे वैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, सर्वाइविंग की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी। और इसी वजह से यही टर्म जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जिस टाइम पे CO2 जो है वो एक लेवल बाय लेवल बढ़ती चली जाएगी, जिससे हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट जो है वो गर्म हो जाएगा, और वही गर्मी हमारी कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग। There is thus need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere। तो ये ज़रूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो है वो लिमिटली यूज़ करें, लिमिट में यूज़ करें। एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन वो हम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन में बर्बादी भी बहुत कर रहे हैं। तो हम रिसोर्सेज को अपने थोड़ा सा लिमिट करें, अपनी जो अर्थ को, ताकि हम जिससे कि जो है वो एक नेचर को हम बैलेंस कर सकें। जो लिथोस्फीयर के जो डोमेन्स में आते हैं सारी चीज़ें, उनको हम बैलेंस कर सकें, एक सर्वाइविंग वाला एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी पर मौजूद रहे। इसके लिए जो है वो हमें अपनी रिसोर्सेज को जो है वो थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में, यानी जो हमारी जो डोमेन्स है ना, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, इनको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और अगर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर अगर अफेक्ट हो रहा है तो इससे बायोस्फीयर भी कहीं ना कहीं हद तक जो है वो अफेक्ट कर रहा है। बायोस्फीयर का मतलब लाइफ अफेक्ट कर रही है। अगर हमारा लिथोस्फीयर अच्छा नहीं होगा, ज़मीन का भी अगर हम पोल्यूशन, ज़मीन पे भी अगर हम गंदगी फैला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक तरीके से फर्टिलिटी जो ज़मीन की है वो गायब हो जाएगी। एटमॉस्फेयर में हम जो है वो हानिकारक गैसेज इमिट कर रहे हैं, तो उससे एक एनवायरनमेंट में जो गैस सी जो हमारे लिए ऑक्सीजन होगा उसका एक जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास ब्रीदिंग करने के लिए गैस सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं होगी। पानी अगर हम साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो भाई हम पिएंगे क्या और बाकी काम हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को ही अगर हम अपने जो है वो सेफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बायोस्फीयर तो भाई फिर बर्बाद ही है, ठीक है। तो ये जो था इस पूरे चैप्टर में के बारे में सारी डिटेल्स थी, यानी जो मेजर डोमेन्स हैं हमारी अर्थ के, इनके बारे में हमने पढ़ा। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा।
और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसकी कुछ ये एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, इन्हें आप ज़रूर करिएगा ताकि आपके कंसेप्ट थोड़ा से और बारीकी से आपके दिमाग में बैठ जाएँ। एक्सरसाइज करना तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग के जो आप में जो मैंने अभी आपको समझाया, कंसेप्ट समझाए हैं, वो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, बेस क्लियर करती है। अब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आप जो आने वाली क्लासेस में जो चैप्टर्स होंगे उनको भी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो था, पार्ट 2 था ये हमारे चैप्टर 5 का, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ज़रूर, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड